Good morning, dear students. Myself Santosh Garg. Dear students, 9th क्लास चैप्टर 1 हिस्ट्री फ्रांसीसी क्रांति। वैसे तो बेटा मैं आपको ये क्लास में समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इसमें आपके कुछ डाउट्स हो सकते हैं जो मैं आज क्लियर करती हूँ। अंडरस्टैंड। अपनी बुक में देखिए, उसमें क्या दिया होगा कि 14 जुलाई 1789 की सुबह, यानी कब का टाइम है, 14 जुलाई को 1789 में। और कहाँ, पेरिस नगर में। कहाँ की बात है ये, पेरिस नगर की। आतंक का माहौल था। आतंक का माहौल का मतलब क्या था कि जो सैकड़ों लोग थे ना, वो एक किले की तरफ बढ़ रहे थे। किले का नाम क्या था, बास्तिल किला। बास्तिल किले की जेल। तो उसमें क्या था, बास्तिल किले की जेल को लोग तोड़ना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनको ये था कि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में गोला बारूद मिलेगा। अंडरस्टैंड। तो ये हथियार थे, इनको लोग ख़त्म करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 14 जुलाई 1789 में बास्तिल के किले को तोड़ डाला। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पेज पे क्या है, कुछ क्वेश्चंस जो आपको बेटा मैं क्लियर करवा रही हूँ। सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। इसका मतलब क्या है कि जो फ्रांस की राजगद्दी पर जो लुई 16वां था, वो कब बैठा, 1774 में। उसका रिलेशन किससे था, बूर्बो राजवंश से। अंडरस्टैंड। जब वो राजगद्दी पर बैठा, उम्र केवल 20 साल थी उसकी। ठीक है। आगे क्या होता है, लुई 16वें का हुआ है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से हुआ। अब यहाँ पे मेरी एंतोइनेट कौन है, लुई 16वां की बीवी। अंडरस्टैंड। आगे क्या होता है, जब लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा, उस टाइम राजकोष खाली था। राजकोष खाली का मतलब जो राजा के पास, यानी राजा के अधिकार में जो भंडार होता है पैसे का, वो क्या था, वो खाली पड़ा था। अंडरस्टैंड। अब लुई 16वां ने जब स्थिति को देखा कि तो राजकोष खाली पड़ा है, उसने एक हिसाब से क्या किया, फिर उसको पैसा चाहिए था। और उस टाइम और भी क्या था कि फ्रांस की जो आर्थिक हालत थी बहुत ज़्यादा खराब थी, क्योंकि फ्रांस की क्रांति से पहले काफ़ी युद्ध हुए थे, और युद्ध में जो फ्रांस था वो हार गया था, और उसके ऊपर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज था। अंडरस्टैंड। अब लुई 16 को कर्ज भी चुकाना था, और जो नियमित खर्चे हैं ना, खर्चे का मतलब जैसे सेना भी उसको रखनी पड़ेगी, सेना का रख रखाव है, राज दरबार का जो खर्चा है, सरकारी कार्यालयों का जो खर्चा है, विश्वविद्यालयों का जो चलाने का खर्चा है, उसके लिए उसको पैसा चाहिए। तो उसने क्या किया, करों में वृद्धि कर दी। आपको पता है कि सरकार का जो इनकम का सोर्स क्या होता है, टैक्स। अंडरस्टैंड। तो लुई 16वें ने भी करों में वृद्धि कर दी। करों में वृद्धि की, लेकिन उसने सही ढंग से नहीं की। क्या किया, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट्स में बंटा हुआ था। ठीक है। केवल तीसरी एस्टेट्स के लोग ही कर अदा करते थे। अंडरस्टैंड। तो 3 एस्टेट्स में जो बंटा हुआ था, तो फर्स्ट जो 2 एस्टेट्स थी उसमें कुलीन वर्ग थे एवं पादरी वर्ग था। तो राजा ने क्या किया, उनको कुछ विशेष अधिकार जन्मना प्राप्त थे, यानी कुछ उनको विशेष अधिकार दे रखे थे। विशेष अधिकार का मतलब क्या है कि जो टैक्स था जो उसको चाहिए था ना, ये 2 प्रथम स्टेट्स हैं, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, उसने इनको तो छूट दे दी। लेकिन जो तीसरा वर्ग था ना, उसमें उसने क्या किया, उस पे टैक्स सारे लेने शुरू कर दिए। और क्या था कि साथ में उनको कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी दे दिए। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। सामंत कौन होता है, जिसके जमींदार होते हैं बड़े बड़े, जिनकी अपनी जमीन होती है। तो बाकी किसानों को क्या है, वो अपनी जमीन को काम करने के लिए उधार जैसे दे देते हैं, उसके बदले में वो उनसे पैसा भी लेते हैं और टैक्स भी लेते हैं। अंडरस्टैंड। तो स्वामी, और उनको क्या करना पड़ता है, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना पड़ता है, सैन्य सेवाएं देनी पड़ती हैं, सड़कों के निर्माण में सहयोग देना पड़ता है। जो सामंत होते हैं, बाकी किसानों को सामंतों के ये काम करने पड़ते हैं। अंडरस्टैंड। अब चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, टाइद, धार्मिक के रूप में कर वसूल करता था। अब क्या था कि जो चर्च था ना, एक टैक्स तीसरा जो स्टेट था उसको, चर्च को भी देना पड़ता था, और उसका नाम क्या था, टाइद। अंडरस्टैंड। ऊपर से तीसरे स्टेट्स के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना होता था। इन करों में टाइल प्रत्यक्ष था, यानी एक कर तो जो तीसरे स्टेट्स के लोग थे वो चर्च को देते थे, उसको बोला जाता था टाइद। और जो दूसरा कर था तीसरी स्टेट के जो लोग देते थे, उसका नाम था टाइल, वो सीधा वो सरकार को देते थे। अंडरस्टैंड। अब जो अगर
तीन विभाग किए गए हैं स्टेट्स को, तीन वर्गों में बांटा गया है। दो वर्ग को अगर हम छूट दे देते हैं और तीसरी वर्ग को नहीं देते तो बेटा तीसरी वर्ग में जो तीसरी वर्ग के लोग हैं वो उसको पे ऑब्जेक्शन उठाएंगे, और यही मेन कारण था आर्थिक स्थिति ऐसी होने की वजह से। तो जो तीसरी स्टेट्स के लोग थे ना वो राजा के खिलाफ हो गई। अंडरस्टैंड। अब आगे क्या है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो नए शब्द हैं आपके, मैंने क्लास में भी बताए थे। जैसे लिब्रे है फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया, यानी 1794 से पहले ये फ्रांस की करेंसी थी और उसके बाद इसको समाप्त कर दिया गया। अंडरस्टैंड। अब ये क्या है, अगला क्या है, अस्टेट। क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी, यानी जो सामाजिक सत्ता जिसके पास थी, यानी जो पावरफुल लोग थे, और सामाजिक हैसियत यानी समाज में उनका कैसी उनकी हैसियत है, मतलब कैसा उनको दर्जा प्राप्त है, इस हिसाब से विभाग में बांटा गया था, उसको बोला गया स्टेट। ठीक है। आगे क्या है, पादरी वर्ग। पादरी वर्ग में चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह है, यानी जो चर्च होती है ना, जैसे अपने यहाँ मंदिर होता है, मंदिर में पुजारी होता है, लेकिन जो चर्च होता है उसमें पादरी होता है बेटा। ठीक है ना। तो उसके जो कार्य करता है चर्च के व्यक्तियों का समूह है उसको बोलते हैं पादरी वर्ग। टाइद और टाइल में आपको समझा चुकी हूँ कि जो तीसरी स्टेट के लोग चर्च को कर देते थे उसको टाइद बोला जाता था, और जो राज्य को यानी सरकार को, राज्य सरकार को जो कर देते थे उसको टाइल बोला जाता था। अंडरस्टैंड। थैंक यू बेटा। कुछ ये क्वेश्चंस हैं, आप अपनी कॉपी में भी पढ़िए, बुक में भी पढ़िए, और शुरू से ही बेटा आप इनको अच्छी तरह से लर्न करिए। थैंक यू।